गरीब पेशेंट जो आए, कमजोर जो आए, जिनके पास रुपया पैसा ना हो, अगर वो मजबूर है तो आप उसकी खामोशी से मदद कर दीजिए। अगर कोई मजबूर पेशेंट आपके पास आए, ये पूरे शहर के हॉस्पिटलों ने करना चाहिए कि कम से कम ऐसे गरीब पेशेंट जो आते हैं, जो मजबूर होते हैं, तो उन लोगों को आप लोग दिल खोलकर उनकी मदद करिए। लेकिन ये गौ रक्षकों को कहीं ना कहीं ब्रेक लगना चाहिए, इनके ऊपर कड़क शासन होना चाहिए। जो ये दो समाज को लड़ाकर अपनी राजनीति सीधी करना चाहते हैं, तो संपूर्ण महाराष्ट्र के गौशाला समिति का ऑडिट होना चाहिए। इसके अंदर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार निकलेगा, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार निकलेगा। कुछ लोग साइकिल नहीं थी, वो करोड़पति हो गए। ईद मिलादुल नबी का है, 1500 साल जश्न है, और उसके उस ताल्लुक से कोई फिक्र नहीं है। सब अपने अपने मतलब खाली मतलब नफ्सा नफ्सी में परेशान है लोग। पूरे शहर के जुलूस रंजन गंजी 1500 साल जश्न है, लेकिन यहाँ पे जो काम की जो रफ्तार है वो चूटी की रफ्तार चल रही है। उसके खिलाफ में कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उसके खिलाफ में FIR होना चाहिए, या उनको आगे आना चाहिए। जो हमारे यहाँ के जो लीडर है, जो पैसे खा के बैठे हैं, उनको आगे आना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि यार ये जो लोग परेशान हैं, ये हमारी वजह से परेशान है। सदाभाऊ खोत ने जो स्टेटमेंट दिया है, जो बयान दिया है, मैं उनका स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। और वो शेतकरियों के नेता है, शेतकरियों की परेशानी क्या है वो जानते हैं। और गौरक्षक जो अपने आप को गौरक्षक बोलते हैं, कि गौ की रक्षा करने की जो बात करते हैं, पहले उन्होंने तय कर लेना वो किसकी रक्षा की बात कर रहे हैं। पहले गौ वंश की रक्षा की बात करते थे, अभी काला जानवर भी पकड़ने का धंधा शुरू करे, गाड़ी रोकने का धंधा शुरू करे। तो ये सिर्फ वो ब्लैकमेलिंग करने के लिए, एक समाज को टारगेट करने के लिए गौरक्षक इस तरीके के धंधा करते और राजनीति करते हैं। आज शेतकरी परेशान है। शेतकरी जब आत्महत्या करता तो कि गौरक्षक जाते कि उसकी हमदर्दी के लिए या उनकी मदद करने के लिए। जब जानवर बीमार हो जाता तो उसकी दवा पानी के गौरक्षक जाके करते क्या? जब दुष्काल पड़ता तो क्या गौरक्षक उनको चारा पहुंचाते क्या? जब शेतकरियों के बच्चों के एडमिशन की फीस भरने का आता, तो जब वो जानवर मार्केट में लाकर बेचते तो ये बेचने नहीं देते, तो उनके बच्चों का एजुकेशन, उनके पढ़ाई का फीस कौन भरेगा? गौरक्षक भरेंगे क्या? बाल बच्चों की जब शेतकरियों की शादी आती है, उनके बच्चों की, वो जानवर बेच के अपने शादी करते हैं, तो कि ये शादी का खर्चा गौरक्षक उठाते हैं क्या? इनको अधिकार किसने दिया है? ये जो धंधा है ये बंद होना चाहिए। और इसके अंदर पुढाकार सदाभाऊ खोत जैसे नेताओं ने लिया, मैं अभिनंदन करता हूं। लेकिन शेतकरी भाइयों ने भी, किसानों ने भी, सदाभाऊ खोत और शेतकरियों ने भी रास्ते पे आना चाहिए। मैं शेतकरियों के बाजू में रहूंगा। शेतकरियों के हित में आंदोलन करना पड़े, आंदोलन करने के लिए मैं तैयार हूं। लेकिन ये गौ रक्षकों को कहीं ना कहीं ब्रेक लगना चाहिए, इनके ऊपर कड़क शासन होना चाहिए। जो ये दो समाज को लड़ाकर अपनी राजनीति सीधी करना चाहते हैं, तो इनके ऊपर सरकार ने कड़क शासन करना चाहिए। ये मत का मैं भी हूं। गौरक्षक गौशाला जो है, तो उन्होंने ये भी कहा कि गौशाला जो रहती उसके अंदर जानवर बरसों से जा रहे, लेकिन उसका क्या होता कोई हिसाब नहीं देता। बिल्कुल, राज्य सरकार से मेरी भी डिमांड है, चाहे वो प्राइवेट गौशाला हो
या गौशाला समिति हो, सिर्फ मालेगांव शहर का नहीं, मैं तो बोलता हूं संपूर्ण महाराष्ट्र के गौशाला समिति का ऑडिट होना चाहिए, और ऑडिट पुलिस डिपार्टमेंट के साथ में होना चाहिए कि पुलिस डिपार्टमेंट ने कितनी गाड़ी पकड़ी, कौन कौन से गौशाला को दी। रिकॉर्ड तो पुलिस के पास भी होगा, उनके पास भी होगा, तो इसका ऑडिट होना चाहिए ना। बिल्कुल सच बात है, इनका ऑडिट होना चाहिए। इसके अंदर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार निकलेगा, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार निकलेगा। कुछ लोग साइकिल नहीं थी, वो करोड़पति हो गए, ऐसा भी हमारे पास जानकारी है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे गौ भक्षकों का कहीं ना कहीं मतलब बंदोबस्त करना पड़ेगा। नहीं, सरकार ने बंदोबस्त करना चाहिए, सरकार ने कड़क कायदा करना चाहिए, और ये कायदा होगा तो शेतकरियों के हित में होगा, मुसलमानों के हित में नहीं होगा। मुसलमान तो चिकन भी खा लेता, मच्छी भी खा लेता, बकरा भी खा लेता, काला जानवर भी बीफ खा लेता, शाकाहारी भी बन जाता। मुसलमानों को कोई तकलीफ नहीं है। अगर इनका कहीं बंदोबस्त करना है तो वो शेतकरियों को फायदा होगा, क्योंकि शेतकरियों के आने का काम हमेशा गौरक्षक करते हैं। किसान पिछले 2 महीने से जो अभी ये बंद है, इन्होंने जानवर लेना देना सब बंद कर दिया, ये लोगों ने सख्ती कर दी है, तो कुरैश बिरादरी भी नहीं मिली। किसान बहुत परेशान है ये 2 महीने के अंदर। तो उनके जानवर जो है अभी एक तो गोटे में पड़े हुए या कहीं उन्होंने जंगल में छोड़ दिए, तो इसके बारे में सरकार ने क्या करना है? शेतकरी संघटना मालेगांव शहर, मालेगांव तालुका या हमारे आसपास के डिस्ट्रिक्ट के अगर शेतकरी संगठना, किसान अगर परेशान है, शेतकरी परेशान है, तो संगठना अगर मुझसे कांटेक्ट करेगी, संपर्क करेगी, और अगर कोई आंदोलन खड़ा करेगी, तो मैं और मालेगांव मेरे कार्यकर्ता और मैं खुद शेतकरियों के साथ में आंदोलन में भाग लेंगे कि जो स्ट्राइक चल रहा है, जो आंदोलन चल रहा है, संप जो कुरैशियों ने किया है, तो इनके अंदर मैं बीच का रास्ता निकाल, दोनों को मिलाकर एक मार्ग हम निकालने का प्रयत्न करेंगे, ताकि किसान भी परेशान ना हो और कुरैशी भी परेशान ना हो। इसके लिए पूरा पुढाकार लेने के लिए मैं तैयार हूं। ऐसे जो किसान आज बहुत परेशान हैं, जिनके जानवर नहीं बिक रहे, या जो आज माशी हालत है, खुदकुशी भी बहुत हो गई। पिछले 3-4 महीने में 740 किसानों ने आत्महत्या कर ली। सरकार कर्ज माफी भी नहीं दे रही और उनके जानवर भी नहीं बिक रहे। तो ऐसे किसानों को जो आपके इलाके में है, उनके लिए आप कुछ, अगर जानवर नहीं बिक रहे, कुरैशी खरीद नहीं रहा, खेती के लिए जानवर नहीं बिक रहे हैं, तो सरकार ने इनके जानवर खरीदना और किसान का भला करना, और नहीं तो सरकार ने तो गौरक्षक जो बोलते अपने आप को, इनको ही बोलना कि तुम ये खरीद लो और तुम इनका पालन पोषण करो, इनका पालन पोषण तुम करो, किसानों को क्यों तकलीफ दे रहे हो? सिर्फ धर्म के नाम पर राजनीति करना, यही गौरक्षक समिति का धंधा बन गया है, और यह धंधा अब सरकार ने भी ब्रेक करना चाहिए। सरकार, ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का किसान है वो परेशान नहीं है, बीजेपी का भी जो शेतकरी है वो भी परेशान है, कांग्रेस को मानने वाला शेतकरी भी परेशान है, राष्ट्रवादी को मानने वाला शेतकरी परेशान है, शिवसेना को भी मानने वाला शेतकरी परेशान है, परेशान सब है। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती तो यह संगठन सक्रिय हो जाता है, और अगर सरकार ने इनको ब्रेक नहीं किया तो मैं तो हमारे शेतकरी भाइयों से मैं तो हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि स्थानिक स्वराज्य संस्था की निवडणूक है सामने, पंचायत समिति है, जिला परिषद है, महानगर पालिका है, नगर पालिका है, तो एक समय आ रहा है कि शेतकरियों ने डिसीजन लेना चाहिए कि सरकारी पक्ष को हरा देना चाहिए, ताकि एक संदेश जाना चाहिए कि इस तरीके की दादागिरी, नफरत की सियासत, राजकारण, दो समाज को लड़ाने के लिए नफरत पैदा करने का ये बंद होना चाहिए, ऐसा संदेश देना चाहिए। ऐसी खबर मिलती रहती है कि जो गौशाला में जानवर पकड़कर लेकर जाते हैं, कोर्ट से ऑर्डर हो जाते हैं, उसके बाद भी गौशाला वाले कई गौशाला जानवर को छोड़ते नहीं, परेशान करते हैं इनके जानवर। इसीलिए मैंने कहा ना कि ऑडिट होना चाहिए,
कितने ऑर्डर हुए कोर्ट ने, कितने जानवर छुड़े या नहीं छूटे, या पुलिस ने कितने लोगों को छुड़ा कर दी, या पुलिस ने जानवर पकड़ के उनको कितना दी, इसकी ऑडिट होना चाहिए। जब तक ऑडिट नहीं होगा, जब तक ये भ्रष्टाचार बाहर नहीं आएगा। कल सदाभाऊ के बयान के खिलाफ यहाँ पे कुछ तंजीमों ने भी धरना आंदोलन किया, उनके खिलाफ नारेबाजी की। देश किसानों से चलता है। महाराष्ट्र का राजनीति किसानों के ऊपर है, शेतकरियों के ऊपर है। ये 4 लोग आकर आंदोलन कर देने से किसान को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सलीम रिजवी, सदर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद चंद्र पवार साहब। मैं ईद मिलादुन नबी के 1500 साल जश्न के ताल्लुक से एक फिक्रमंद हूं कि किस तरीके से ये जुलूस निकले, और ये जुलूस निकलने में जो दुश्वारियां हैं वो आप भी देखें, आप भी इसे समझें। और जिस तरीके से बहुत बड़े पैमाने पर अंडरग्राउंड गटर का जो ठेकेदार है वो बेईमानी कर रहा है और जगह जगह रास्ते खोदकर पाइपलाइन डालता है और उस पर नई रोड बनने का इंतजार करता है, जिसकी वजह से हमारी माएँ बहनें और हमारे बुजुर्ग हादसा का शिकार हो रहे हैं। उनका कहीं पैर फ्रैक्चर होता है, कहीं उनके पैर की उंगलियां पूरी खत्म हो गई। ऐसे बेशुमार वाकयात हैं जो इस शहर में हो रहे हैं। हमने आप लोगों के निशानदही के लिए पूरे शहर भर में घूमकर कुछ रास्तों के वीडियो बनाए हैं, वो आप जरूर देखें। लेटर देवा देना यहाँ आगे कोई मालूम नहीं है, यहाँ का और अरे मेन रास्ता है ना, ईद मिलादुन नबी का है, 1500 साल जश्न है और उसके उस ताल्लुक कोई फिक्र नहीं है। सब अपने अपने मतलब खाली मतलब नफ्सा नफ्सी में परेशान है लोग। पूरे शहर के जुलूस गंजन गंजी 1500 साल जश्न है, लेकिन यहाँ पे जो काम की जो रफ्तार है वो चूटी की रफ्तार चल रही है। महीना हो गया यहाँ पे रोड का कोई काम नहीं है, लोग गिर रहे हैं। अभी ये भाई बता रहे थे कल ही परसों मतलब ने एक मंगल के रोज एक बुजुर्ग खातून गिरी, उसका पैर टूट गया, फ्रैक्चर हो गया। महाराष्ट्र सोनोग्राफी ऑफिस है, ये हॉस्पिटल है, वहाँ से पैदल से नीचे गिरी और उसका पैर फ्रैक्चर हो गया। इसके खिलाफ में मैं इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार तो ये ठेकेदार है जिसने पूरे रोड को मतलब ने खोद के रखा, जो खराबा करके रखा, उसके खिलाफ में कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उसके खिलाफ में FIR होना चाहिए, या उनको आगे आना चाहिए। जो हमारे यहाँ के जो लीडर है, जो पैसे खा के बैठे हैं, उनको आगे आना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि यार ये जो लोग परेशान है ये हमारी वजह से परेशान है। हमने इनके साथ में मतलब ने क्या मतलब ने डील की है, क्या मतलब ने सौदेबाजी की है, जिसकी वजह से कुछ काम नहीं कर रहे और किसी को सुनते भी नहीं। ये तो जूनियर इंजीनियर की नहीं सुनते, ये ठेकेदार की नहीं, ये ठेकेदार जो है कमिश्नर की नहीं सुनते, किसी के मतलब सुनने को राजी नहीं है, क्योंकि इनका मामला ही इतना बड़ा सब करके रखे हैं लोग ने कि लोगों को मतलब कोई परवाह नहीं है किसी की। लोग मरे, पाँव टूटे, हाथ टूटे, जख्मी हो जाए, कोई मर जाए, उनको क्या परवाह पड़ी है। अभी एक पीछे एक लड़का जो गिर गया था, जो मशीन से गिर गया था, उसका पैर पूरा चूरा हो गया। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। उनको बोलना चाहिए। जो निगरान है, जो ओढ़ लेते इधर के आधी इधर बाकी मेरे पीछे, वो जो हालात बना के रखे, ये इसका लीडर, वो उसका लीडर, लेकिन आवाम का लीडर कौन है? तकलीफ कौन उठा रहा? तकलीफ आवाम उठा रही। ये लोग अपना काम कर रहे हैं। जितनी रफ्तार से इनको माल मिलेगा उतनी रफ्तार से काम करेंगे। मैं कामगार सेल का जनरल सेक्रेटरी, और हम लोग बाकी हमारी जितनी टीम के लोग हैं पूरे शहर में घूम के इसको उजागर करेंगे। जो पेशवर का काम का जो चालू है, वो पेशवर का पैसा भी खा लिया जा रहा है। अब काम ऐसा है, इतनी सुस्त रफ्तारी से चल रहा है काम, कहीं कोई गिर जा रहा, हाथ पाँव टूट जा रहा। और मेरे को बताओ, यहाँ से स्टैंड जाने का रास्ता है, अभी लोग कैसे स्टैंड में जाएंगे? इधर पूरा मालेगांव शहर के दवाखाने इधर ही से आते, कभी एम्बुलेंस कैसे जाएंगी? खुदा ना खास्ता कहीं अंगार लग गई तो अंगार बुझाने के लिए गाड़ी जाए तक के तो कम से कम 8-10 घर अवल जल जाएंगे। यानी किसी भी चीज़ के लिए ये लोग इतनी सुस्त रफ्तारी में काम कर रहे हैं कि पूरे मालेगांव शहर में यही हाल है। अभी जाके तुम देख लो सुलेमानी के पास हर रोज हादसा हो, हर जगह हादसा है। तो एक काम खोदो, उसको क्लियर करो, उसके बाद दूसरा काम करो। ये लोग क्या कर रहे हैं, पूरे शहर में एक साथ खोद दे रहे। अब आदमी जाएंगे तो जाएगा किधर से?
और हमारे शहर में मजदूर तकबा है, ज़्यादातर काम धंधे के लिए वो लोग बेचारे साइकिल से 2 व्हीलर से इधर उधर जाते हैं। तो दवा खाने में लेडीज जा रही है, एम्बुलेंस भी आती जाती रहती है, कोई हादसा हो गया तो मरीज को घर तक भी नहीं पहुंचा सकती। ये काम कब और कैसे क्लियर कब तक होगा, ये वाज़ेह तौर पर ठेकेदार ने आकर बोलना चाहिए। पूरी हो गई। देखा आप लोगों ने जिस तरीके से इस शहर में रास्तों की हालतें जार है, इसके लिए जिम्मेदार कमिश्नर, जिम्मेदार वार्ड जो इंचार्ज है, इस प्रोजेक्ट का इंचार्ज इंजीनियर, पूरे प्रभाग के जूनियर इंजीनियर और उनके अंडर में काम करने वाले जो लोग हैं, वो तमाम इसके जिम्मेदार हैं कि किस तरीके से अंडरग्राउंड ठेकेदार बेईमानी कर रहा है और पेशवर के मतलब पेशवर को बचाकर इस शहर के साथ में नाइंसाफी कर रहा है और आवामी पैसे की लूट कर रहा है। इसे रोकने के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कमर बस्ता है और हर हाल में इस बेईमानी को, इस धांधली को रोकने की कोशिश की जाएगी। उसके लिए जमहूरियत ने हमें जो जो रास्ते दिए हैं, धरना, आंदोलन, रास्ता रोको और जिस तरीके से हमें तमाम ऑप्शन खुले हुए हैं, वो तमाम ऑप्शन हम लोग अपनाएंगे और इस शहर को लूटने से और जो मौजूदा बर्बादी है उसे रोकने के लिए हम लोग पूरी तरीके से कोशिश करेंगे और इंशाअल्लाह पूरी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इसमें कामयाब होगी। इसके लिए आपका साथ चाहिए, आपकी दुआएं चाहिए, आपके साथ रहेगा, इंशाअल्लाह हम जरूर कामयाब होंगे। कल के रोज़ जुमे के दिन 22 अगस्त जुमे के दिन जो है तो मास्टर नगर में एक हादसा पेश आया था। हादसा ऐसा पेश आया था कि कुछ बिजली के तार यहाँ पे टूट के गिर गए थे, मगर अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान और करम था कि जो वक्त वायर गिरे वो नमाज का टाइम वक्त था, जिसकी वजह से बच्चे मैदान में नहीं थे, मस्जिदों में थे। और स्कूल नंबर 7 और 8 जुमे के रोज़ ये स्कूलें बंद रहती है, न तो एक बहुत बड़ा हादसा हो जाता था। फिर हमारे समीर मलिक और वार्ड के बहुत सारे ऐसे नौजवानों ने और हमने कलकत्ता बिजली कंपनी को इसकी शिकायत दर्ज कराई और जिस काम का जो देखभाल करता है उनको इसका वीडियोस वगैरह बना के उन तक पहुंचाया और उनसे ये रिक्वेस्ट और गुजारिश की है, अगर ये वायर पूरे नए तरीके से अगर चेंज नहीं होंगे तो वार्ड के महल्ले के लोग आपके कलकत्ता बिजली कंपनी के ऑफिस में आएंगे और इस काम को पूरा कराएंगे। मगर अल्लाह का बेपनाह एहसान है कि आज ये काम बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है, तो हम कलकत्ता बिजली कंपनी और डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं। और हमने इससे पहले भी हमारे वीडियो के ज़रिए आप तक मैसेज पहुंचाया था कि मालेगांव शहर में हमारे महल्ले की तक नहीं, हमारे मालेगांव शहर में जहाँ भी आपको अगर दिखता है कई वायर में जॉइंट है, कई वायर टूटने वाले हैं या वायर गिरने वाले हैं, तो हमारी रिक्वेस्ट और गुजारिश है कि आप इसके पर ध्यान दो और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वायर गिरने वाले तो उसको चेंज कर दो, क्योंकि बच्चों का खेलना कूदना मैदान में लगे रहता है, कोई बड़ा हादसा ना हो जाए, किसकी जान ना जाए। तो कलकत्ता बिजली कंपनी का हम शुक्रिया अदा करते हैं, खास करके पावर और डिपार्टमेंट का, कि हमारे बोलने के बाद सर्वे नंबर 197 मास्टर नगर स्कूल नंबर 7 और 8 के बीच में जो इन्होंने काम कराया और आज आए यहाँ पर उन्होंने जितने जूने केबल वायर थे, सर्विस वायर थे, जितने भी जिसके पर पावर का पूरा डिफेंड रहता है, पूरे वायर निकाल के उन्होंने फेंके, जिसके अंदर जॉइंट थे ज़्यादा करके वो वायर निकाल के फेंके और नए वायर लगाए। इसी तरह और जहाँ मालेगांव शहर में जहाँ भी अगर आपको ऐसा लगता है कि यार ये वायर टूट के गिरने वाला है, उससे पहले आप उसको दुरुस्त कर दो ताकि किसी की जान बच जाए। ऐसी हम कलकत्ता बिजली कंपनी और पावर और डिपार्टमेंट से ऐसी गुजारिश करते हैं। और एक दूसरी रिक्वेस्ट कलकत्ता बिजली कंपनी और डिपार्टमेंट वालों से हमारी ये है कि जहाँ भी आप वायर डाल रहे हैं, केबल डाल रहे हैं, सर्विस वायर डाल रहे हैं या पावर का सप्लाई चलता है जो वायर से वो डाल रहे हैं आप, तो उसको सपोर्ट दो आप। उसकी वजह यह है, अगर वायर जो मेन वायर है खास करके उसको सपोर्ट दो। अर्थिंग वायर में तो करंट नहीं रहता है, कोई वजह नहीं है उसकी सपोर्ट देने की, मगर जो मेन वायर जिसके ऊपर पूरा करंट का सप्लाई चलता है उसको सपोर्ट देना आपको बहुत ज़रूरी है, ताकि वायर अगर गिरता है तो वो सपोर्ट पे गिरे। ऐसी हमारी बिजली कंपनी और डिपार्टमेंट से गुजारिश है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम भ्रष्टाचार विरोधी समिति एंटी करप्शन कमेटी आज 21 अगस्त बरोज़ जुमेरात हमारे सिटी पुलिस स्टेशन के अंदर नए चार्ज हुए DYSP सिद्धार्थ बारवाल साहब से मुलाकात की है और आपको न्यूज़ के ज़रिए जो बताया गया था मीडिया के ज़रिए कि 12 रबी अव्वल को
एंटी करप्शन की जानिब से एक प्रोग्राम होने वाला है जिसके अंदर 1500 लोगों को, आम हमारे भाइयों को, आवाम को, चाहे 2 व्हीलर हो, चाहे 3 व्हीलर हो, चाहे 4 व्हीलर हो, उनको सरकारी फीस के अंदर लाइसेंस बना कर दिया जाएगा और 1500 लोगों को फ्री सरकारी फीस में लाइसेंस बना कर दिया जाएगा और 30 ऐसे माजूर अफराद जो पैरों से माजूर है उनको कुरान अंदाजी के ज़रिए 3 चाक की साइकिल फ्री में दी जाएंगी और शहर की ऐसी 50 शख्सियात जैसे डॉक्टर, टीचर, प्रोफेसर और जो नॉन करप्टेड है और जो समाजी खिदमत अंजाम देते हैं, ऐसी 50 शख्सियात को एसपी साहब के साथ, DSP साहब के हाथों, कमिश्नर, कलेक्टर के हाथों उनको सम्मानित किया जाएंगे। इस प्रोग्राम में शहर के सभी सियासी, समाजी, हर कोई मसलक के, जात बिरादरी के उलमा इकराम हर कोई शरीक रहेगा इंशाअल्लाह। तो वो 12 जून के दिन प्रोग्राम होना था, तो DSP साहब से मुलाकात की है और उनको बोले कि ये प्रोग्राम, क्योंकि दूसरे दिन गणपति है 12 जून की, इसलिए वो तारीख को आगे बढ़ाकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष औरंगाबाद से तशरीफ़ लाए थे परसों सैयद साबिर साहब, उनके साथ मीटिंग हुई और फिर मीटिंग में तय पाया गया कि आइंदा तारीख हमारे सचिव एंटी करप्शन साहब ने बताया कि 10/10/2025 10 अक्टूबर बरोज़ जुमा को ये प्रोग्राम तय होगा। इसका वक्त और कौन से हॉल में होगा आने वाले दिनों में प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए बता दिया जाएगा। अभी हमें एंटी करप्शन की जानिब से DSP साहब से इस्तकबाल किए और हमारे प्रोग्राम के बारे में उनको आगाह किए, वो हमको बहुत अच्छा दिलासा दिए और वो कहा कि आप बिनती कर रहे हो, आपके प्रोग्राम में शरीक रहेंगे इंशाअल्लाह। तो इस मौके पर हमारे शब्बीर अलवाई हमारे साथ शरीक थे, मोबिन अहमद उर्फ रफ़ी भाई, हाफिज़ अब्दुल वहाब अशाती साहब, बानी व नाजिम मदरसा तारुल उलूम महवी नगर, हमारे यूनुस जलाल साहब और उबैद दबौस और भी लोग साथी लोग थे जो किसी वजह से नहीं आ पाए। हमारे अजीम पत्रकार हैं, मोइन सर है और साजिद पत्रकार है, शाकिर पत्रकार है, हमारे सब साथी है। तो उस वजह से अभी कॉरपोरेशन की वजह से गए, तो शहरियान को ये बात की इत्तला देने है कि 10/10/2025 को एंटी करप्शन की जानिब से प्रोग्राम होगा और उसमें तमाम ही सियासी, समाजी लीडरान और कार्यकर्ता लोग और तमाम मसलक के, जमात के, जमीयत के, तंजीमों के लोग मौजूद रहेंगे। बड़े पैमाने पर होगा, उसमें आप लोगों से शिरकत की दरख्वास्त है। मालेगांव हेल्थ केयर हॉस्पिटल के तमाम ही डायरेक्टर्स को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं और खुसूसी तौर पर आबिद अंसारी साहब, सौरभ भाई, फैसल शर्मा साहब और उनके साथ जो डॉक्टर्स की टीम है, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूं। ये बात बिल्कुल सच है कि यह हॉस्पिटल 1 या 2 मरतबा शुरू हुआ, वापस बंद हो गया, लेकिन मैं इन नौजवान साथियों को जो आज हॉस्पिटल की जिम्मेदारी अपने हाथों में इन्होंने लिया, मैं इनकी मेहनत देख रहा हूँ, जद्दोजहद देख रहा हूँ कि बहुत मेहनत से ये हॉस्पिटल ये शुरू कर रहे थे। आमतौर पर हॉस्पिटल के प्रोग्राम में जाने से मैं कतराता हूँ। अगर हम किसी प्राइवेट हॉस्पिटल के प्रोग्राम में चले जाए, इफ्तिदाई तकरीब में जाने के बाद में 1-आध हफ्ते के बाद अगर वहाँ पेशेंट जाता है तो बिल कम करने के लिए फिर हमको फोन आते हैं और हमारी बात वहाँ पर कट जाती है, ऐसा महसूस होता है, इसलिए मैं कतराता हूँ। लेकिन आज मैं इस प्रोग्राम के अंदर इसलिए सदारत भी इस प्रोग्राम की कर रहा हूँ और मैंने इजाज़त भी इसलिए दिया था कि ये हॉस्पिटल जो शुरू हो रहा है ये प्राइवेट हॉस्पिटल जरूर है, लेकिन यहाँ पर जीवनदायी स्कीम आ रही है। ये बहुत अहम बात है और हमारे शहर के लिए बहुत बड़ी बात है। जीवनदायी स्कीम से गरीबों का इलाज होगा, कमजोरों का इलाज होगा और गरीब भाइयों को उसका मुकम्मल तौर पर फायदा मिलेगा। ये एक बहुत बड़ी बात है और मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपने जीवनदायी स्कीम लाने की जिम्मेदारी ली और आप उसकी शुरुआत भी कर रहे हैं। ये मेरी बहुत देराना ख्वाहिश रही है कि मालेगांव शहर के अंदर मध्य भाग में जीवनदायी स्कीम आना चाहिए। मुझको याद है कि मैं कई हॉस्पिटल है, मैं नाम नहीं लेता हूं, लेकिन कई हॉस्पिटल
मालेगांव शहर के अंदर 50 बेड कर भी है, 50 बेड के हॉस्पिटल है, 30 बेड है, 35, 40, 50 काफी ऐसे हॉस्पिटल है। मैं कई लोगों को रिक्वेस्ट किया कि जीवनदायी आप क्यों नहीं लाते हो, जीवनदायी स्कीम आप क्यों नहीं शुरुआत करते हो। बहरहाल उनका जवाब इत्मीनान बख्श नहीं आता। फिर ठीक हमको समझ में आ जाता है कि इनकी इरादा नहीं है। हालांकि 30 बेड के ऊपर जीवनदायी स्कीम की मंजूरी गवर्नमेंट देती है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे शहर के अंदर मध्य भाग के अंदर रुझान अभी तक नहीं बन पा रहा है। ये हम लोगों को फिक्र करने की जरूरत है। बहरहाल एक अच्छी शुरुआत यहाँ पर हो रही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि शहर की आवाम को इससे फायदा होगा। ये बात बिल्कुल है कि पेशेंट रोते रोते आता है, पाटिल साहब ने जैसा कहा, आप हंसते हंसते उसको रवाना करिए और हॉस्पिटल की तरक्की के लिए, शहर की आवाम की खिदमत के लिए जो भी मैनेजमेंट को, जो भी डायरेक्टर्स को मेरी ज़रूरत होगी तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ साना बसाना खड़ा रहूँगा। आपकी हम लोग पूरी तरीके से हेल्प करने के लिए तैयार हैं। बस आप लोग गरीब पेशेंट जो आए, कमज़ोर जो आए, जिनके पास रुपया पैसा ना हो, अगर वो मजबूर है तो आप उसकी खामोशी से मदद कर दीजिए जब तक जीवनदायी नहीं आता। मुझे याद है 15 दिन की बात, 15 दिन पहले की बात, एक बहुत मजबूर इंसान मेरे पास आया, मैं नाम नहीं लूंगा, और कहा कि मेरे लड़के को वेंटिलेटर की जरूरत है और नासिक में डॉक्टर उन्होंने भेज दिया है और गारंटी नहीं है, बोले आप घर ले जाओ, मत करो, या जहां पर भी वेंटिलेटर होगा उसको वेंटिलेटर पे डाल दीजिए। वो आए और मुझसे कहने लगे कि हमको सिविल हॉस्पिटल के अंदर मालेगांव सामान्य रुग्णालय में आप वेंटिलेटर का इंतजाम करवा दीजिए, सिर्फ जब तक वो जिंदा रहे, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, जब तक उसकी जिंदगी। मैंने फोन किया, सामान्य रुग्णालय के अंदर वेंटी खाली नहीं था। फिर मैं डॉक्टर गौरव ठाकरे साहब को मैंने फोन किया कि ऐसे ऐसा एक पेशेंट है, उसकी हालात नहीं है पैसा देने की और वेंटी की जरूरत है, एम्बुलेंस के अंदर पेशेंट है। उन्होंने कहा भेज दो। मैंने कहा पैसा नहीं है, बोले भेज दीजिए। पेशेंट भी वहां गया, वेंटी भी मिला, 15 दिन वो एडमिट भी रहा और उसका इंतकाल वहीं हो गया, लेकिन डॉक्टर साहब ने उससे कोई पैसा नहीं दिया। ये एक मिसाल है कि इस तरीके से अगर कोई मजबूर पेशेंट आपके पास आए, ये पूरे शहर के हॉस्पिटलों ने करना चाहिए कि कम से कम ऐसे गरीब पेशेंट जो आते हैं, जो मजबूर होते हैं, तो उन लोगों को आप लोग दिल खोलकर उनकी मदद करिए। तो इस तरीके से हमारा ये शहर है, यहाँ पर गरीब है, गरीबी की सतह से नीचे जिंदगी गुजारने वाले मैं समझता हूँ महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मालेगांव शहर के अंदर है। अगर आप उसकी यादी देखेंगे, 45,000 खानदान, मैं बोल रहा हूँ आदमी नहीं, खानदान यहाँ पर जिंदगी जी रहे गवर्नमेंट रिकॉर्ड में। ये इतना गरीब मजदूरों का शहर है, गरीबों का शहर है, और ये शहर को सियासी लोग लेके नहीं चल सकते। ये शहर को हम सबको मिलकर, सबको साथ लेकर अगर चलना है तो एक दूसरे की मदद करते हुए हम ये शहर को आगे ले जा सकते हैं, और उसके लिए हम सब लोगों की तैयारी होना चाहिए। बहरहाल मैं मुबारकबाद पेश करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप ये शहर के अंदर तिब्बी खिदमत आप लोग अच्छी तरह निभाते रहे। मैं आपके साथ हूं। फिर एक मरतबा मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं और मेरी